So hello guys, welcome back to our YouTube channel CIC Chemistry in Cauldron। तो आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सीरीज का सुपर कंडक्टिविटी का। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि सुपर कंडक्टर्स किस किस वे में क्लासिफाई किए गए हैं, इन्हें कैसे हम डिवाइड करते हैं और क्या चीजें हैं जो इन्हें डिफरेंट बनाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सुपर कंडक्टर जो है वो अलग अलग बेसिस पे डिवाइडेड है। जैसे कि जो बीसीएस थ्योरी को के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं उन्हें कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर्स में दिया जाता है। फिर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स आते हैं जो कि 125 केल्विन के ऊपर भी सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, फिर कुछ ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर्स आते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने होते हैं। फिर फुलरीन जो कि आपको पता ही है कार्बन का आइसोटोप है ना। तो ये सारे जो हैं ये सुपर कंडक्टर्स के क्लासिफिकेशन है। तो चलिए हम पहले से शुरू करते हैं कि कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर को एक डिस्कवरी के बेसिस पे डिवाइड किया है कि कैसे चीजों की डिस्कवरी होती गई और नए नए सुपर कंडक्टर विथ हाई टीसी का टेम्परेचर बनते गए। ठीक है, तो क्या होते हैं डेफिनेशन पढ़ेंगे। दिस आर materials, mainly certain elements, alloys, and compounds that exhibit superconductivity or at low temperature following the BCS theory। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर्स वो होते हैं जो कि क्लासिक बीसीएस थ्योरी को फॉलो करते हैं। ये एलिमेंट्स, एलॉय या कोई कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, इसमें मेनली नियोबिडियम जो मेटल होता है इसके एलॉयज और ये नियोबिडियम ये सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। जैसे कि मेटल नियोबिडियम स्टैंड आउट एज द प्योर नियोबिडियम हैज द हाईएस्ट नोन क्रिटिकल टेम्परेचर दैट इज 9.4 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अभी तक हमारे पास मरकरी जो था वो 4.2 केल्विन पे दिखा रहा था, है ना। वो भी एक मेटल था, प्योर स्टेट में वो 4.2 केल्विन पे सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहा था। बट अब नए क्लास ऑफ मेटल्स निकले जिसमें नियोबिडियम जो था वो स्टैंड आउट करता है। ठीक है, और वो 9.4 केल्विन पे सुपर कंडक्टिविटी शो करने लगता है। ठीक है, अब टू अचीव इवन हायर सुपर कंडक्टिविटी ट्रांजिशन टेम्परेचर रिसर्चर्स हैव एक्सप्लोर्ड अलॉयज एंड कंपाउंड ऑफ नियोबिडियम। अब इनने बोला कि जब सबसे हाई टीसी नियोबियम का है तो क्या कर सकते हैं हम, इसके जो अलॉयज हैं उन्हें ही हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कितने हाई टेम्परेचर पे हमें सुपर कंडक्टिविटी दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो अलॉय बनाया वो बनाया Nb3SN नियोबियम टिन का अलॉय। ठीक है, और इसने कितने टीसी पे हमें सुपर कंडक्टिविटी शो की, 8.5 टीसी पे सुपर कंडक्टिविटी शो की, है ना। और इसका क्रिटिकल फील्ड क्या था, वो था 28 टेस्ला, मतलब 28 टेस्ला और 8.5 केल्विन तक के सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। अगर हम 28 टेस्ला के ऊपर जाएंगे तो ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने देखा कि पर दिक्कत ये आई कि Nb3SN जो था वो ब्रिटल था, मतलब इट वॉज नॉट इजी टू मेक दिस एलॉय, है ना। इसका फैब्रिकेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था और इसे प्रैक्टिकल यूज में लाना डिफिकल्ट था कि इसके हम वायर्स नहीं बना सकते, कॉइल नहीं बना सकते। तो ये यहीं पे फेल हो गया। अब इसके बाद इनने बनाया V3GA का और Nb3Al का। ठीक है, जो कि बन तो गया और उसे कॉइल में भी कन्वर्ट किया जा सकता था। तो अभी तक हमने 3 कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर देख लिए हैं। ठीक है, पर अब इनमें सुपर कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर में भी 1986 में जो है वो डिस्कवरी हुई Nb3G की। ठीक है, ये सारे नियोबियम के एलॉयज हैं। ठीक है, हम जर्मेनियम, एल्यूमिनियम इनके साथ इसे कंबाइन करके एलॉयज बना रहे हैं। तो इसने 23.3 केल्विन पे सुपर कंडक्टिविटी शो की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, when niobium is alloyed with smaller and smaller atom to form a class of compound called A15 compound। तो अगर हम नियोबियम को स्मॉल एटम्स के साथ मिलके उसका एलॉय बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम A15 की कैटेगरी में रखते हैं, A15 कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जैसे नियोबियम को हम किसके साथ बना सकते हैं, टिन, एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ। पर जैसे जैसे हम साइज को छोटा करते हैं, है ना, वैसे वैसे हमें डिफिकल्टी आना शुरू होती है इसके सिंथेसिस पार्ट में। फॉर एग्जांपल
The last mentioned alloy Nb3Si has not yet isolated in its pure form. मतलब जो लास्ट एलॉय बनाया था नियोबियम के साथ वो बनाया था हमने एसआई का सिलिकॉन का, पर उसे हम आइसोलेट नहीं कर पाए। और जो हमने एस्टीमेट उसका टीसी टेम्परेचर निकाला था कि 18 केल्विन 36 केल्विन होना चाहिए, वो ना होके कितना हुआ, 18 केल्विन ही हुआ। ठीक है। Now, moving on to next. Other than niobium-based superconductors, some molybdenum-based superconductors called Chevrel compounds also show superconductivity. They are known to possess high critical field जैसे कि PbGD 0.2 MO6S 0.8 at 4.2 Kelvin and 54 टेस्ला क्रिटिकल फील्ड। ठीक है। तो हमने नियोबियम का देखा कि इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर था वो तो हाई था, पर इसकी क्रिटिकल फील्ड जो थी वो थोड़ी कम थी। तो हमने फिर मॉलिबियम के साथ एलॉयज बना के देखे। ठीक है। और ये जो मॉलिबियम के साथ एलॉयज थे इनका क्रिटिकल टेम्परेचर तो लो था, पर इनकी जो फील्ड थी, मतलब जिस फील्ड में ये सुपर कंडक्टर्स रह सकते थे वो ज्यादा थी। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इसका 54 टेस्ला का क्या है, क्रिटिकल फील्ड वैल्यू है। नाउ PB3GD 0.6 MO6 S 0.8। अब इसमें आप सोचेंगे कि ये पॉइंट में जो फ्रैक्शंस में लिखे हुए हैं ये क्या है। तो जैसे GD 0.8 है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है पार्शियल सब्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा जीडी है वो हमारे पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पार्शियली सब्स्टिट्यूटेड हुआ है। जैसे इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो फॉर ईच यूनिट सेल 20% ऑफ पीबी साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय जीडी। तो जहां पीबी होना चाहिए था उसकी 20% जो साइट है वो जीडी ने ऑक्यूपाई कर रखी है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, 0.2 कहेंगे। अगर वो 100% होता तो 1 कहते। ठीक है। GD atoms replace some of PD atoms in the crystal structure, specifically 0.2 atoms of GD per formula unit। ठीक है। तो जो GD एटम है वो PD एटम को स्पेसिफिकली 0.2 एटम पर यूनिट फॉर्मूला से रिप्लेस करता है, इसीलिए हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, 0.2। या एस 0.8 मतलब जो एस है सल्फर है वो 80% रिप्लेस करता है। ठीक है। अब आफ्टर 35 केल्विन क्या है, हाई टेम्परेचर एलिमेंट्स आ जाते हैं, हाई टीसी, जो क्रिटिकल टेम्परेचर जिनका ज्यादा होता है, पर ये बीसीएस क्लासिकल बीसीएस थ्योरी को फॉलो नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर्स खत्म हो गया, जिसमें क्या क्या इंक्लूड था, नियोबियम के कुछ एलॉयज इंक्लूड थे, फिर हमने मॉलिबियम पढ़ा जिसका क्रिटिकल फील्ड ज्यादा होता है। ठीक है। अब हम मूव करेंगे कि हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स क्या होते हैं और इनकी थ्योरी क्या थी। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स। कि भाई अब हमें इतने लो टेम्परेचर पे तो हम किसी भी चीज का फिजिकल यूज नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि हम फिजिकली यूज कर पाए, है ना। तो साइंटिस्ट ने मतलब डिस्कवर्स करना शुरू किया कि हम कैसे हाई टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं। तो 1986 तक क्या था कि सुपर कंडक्टिविटी सिर्फ मेटल्स अलॉयज बताते थे। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हाईएस्ट नोन टीसी जो है वो किसने बताया था, Nb3 जर्मेनियम। जर्मेनियम और नियोबियम के एलॉय ने बताया था, जो कि 23.3 केल्विन था। पर आफ्टर 1986 क्या हुआ, तीन साइंटिस्ट आए। ये तीनों साइंटिस्ट आईबीएम में वर्क करते थे। इनका नाम क्या था, जॉर्ज बेजनोर, एलेक्स मूलर। ठीक है। और ये कहाँ पे वर्क करते थे, जूरिक एक जगह का नाम है, आईबीएम रिसर्च सेंटर है जूरिक में, यहाँ ये दोनों वर्क करते थे। तो इन्होंने देखा कि जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के वो भी सुपर कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। ठीक है। और इस चीज के लिए उन्हें 1987 में नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है। मैं आपको एक बार पढ़ता हूँ। टिल 1986 superconductivity was only shown by metals and alloys। ठीक है। The highest known superconducting temperature transition temperature was 23.3 Kelvin in Nb3Ge. This changed in 1986 when the first high temperature superconductor was discovered by IM researchers at Zurich, Zorner, Besnard, and Alex Muller, who showed superconductivity in oxide and won Nobel Prize in 1987 for his work on HPSC,
हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स। ठीक है, दे डिस्कस सुपरकंडक्टिविटी इन अ लिथियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड। अब इन साइंटिस्ट ने क्या किया, हम अभी तक नियोबियम मोलिबियम या मरकरी पे वर्क कर रहे थे, इन्होंने एक एफ ब्लॉक एलिमेंट और हमारे ऊपर वाले एलिमेंट्स को मिला के ऑक्साइड बनाया जो कि 35 केल्विन को सरपास कर गया क्रिटिकल टेम्परेचर को। ठीक है, इन्होंने जो बेसिकली कंपाउंड बनाया था उसका फॉर्मूला था La2 - X BaXCuO4। ठीक है, तो यहाँ पे बीसीएस थ्योरी की लिमिट्स पुश हुई कि बीसीएस थ्योरी ने तो कहा था कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो फर्मी सरफेस में अलग स्टेट्स बने हैं उनके बीच का जो ऊपर पेयर्स है वो जंप करके ऊपर चले जाएंगे और वो सुपर कंडक्टिविटी शो नहीं कर पाएंगे। पर इसमें जो हुआ, बीसीएस थ्योरी यहाँ पे लिमिट रीच कर गई क्योंकि इन्होंने 35 केल्विन के ऊपर भी जो है वो सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर ली थी। तो अब देखते हैं कि इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होनी चाहिए हाई हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी की। ठीक है, तो इन तीनों के अकॉर्डिंग ये है, हैविंग अ ट्रांजिशन टेम्परेचर दैट इज अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द फर्मी टेम्परेचर दैट फॉर कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर। ठीक है, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसे कंपाउंड जिनका ट्रांजिशन टेम्परेचर उनके फर्मी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा लार्ज हो। ठीक है, जो कि कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर्स का होता था, उन्हें हम हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स कह सकते हैं। या और सिंपल वे में कहें तो 30 केल्विन के ऊपर जो भी हमारे कंपाउंड सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं, है ना, उसे हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कह सकते हैं। अब ये 30 डिग्री क्यों, क्योंकि ये अपर लिमिट है जिसे बीसीएस थ्योरी ने सेट किया था। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल एल ए 1.85 SrO 1.5 CuO4। ये तो हमारे आईबीएम के रिसर्चर्स ने दिया था जिन्होंने 36 केल्विन टीसी निकाला। फिर आया YbA2Cu3O7 90 केल्विन पे। फिर Bi2Sr2CaCuO8 85 केल्विन पे। ऐसे ये सारी लिस्ट है ना, जो बढ़ते हुए टीसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे स्पेशल लिथियम का तो कंपाउंड बन गया था हाई टेम्परेचर में, पर रिवॉल्यूशन कब आया, जब डिस्कवरी हुई YbCO कंपाउंड्स की। ठीक है, और इन्हें जब स्टडी किया गया, so the discovery of YbCO compound brought revolution in the study of high temperature superconductors। ठीक है, अब इन्हें किसने खोज किया था, इनकी खोज की थी पॉल चू ने। दैट फाइनली ब्रोक थ्रू द लिक्विड नाइट्रोजन, मतलब इन्होंने अब सुपर कंडक्टिविटी लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पे ही अचीव कर ली थी। ठीक है, टेम्परेचर बैरियर विद सुपर कंडक्टर, और इन्होंने इस कंपाउंड को नाम दिया 1, 2, 3 टाइप सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, इन दिस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल लिथियम इज रिप्लेस्ड विथ इट्रियम, और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, YbA2Cu3O7 - X, जो कि 93 केल्विन पे टीसी अचीव करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सा तो काम किया, लिथियम की जगह इट्रियम डाल दिया, तो आप कॉम्प्लिकेशन समझे कि पहले इनकी सिंथेसिस कितनी मुश्किल थी और इनके कॉम्बिनेशन बनाना कितना मुश्किल था कि कौन सा कंपाउंड रखने से हमें हाई टेम्परेचर बनेगा। ये तो हार्ड वर्किंग और कंटिन्यूअस रिसर्च का नतीजा है कि आज आप एक लाइन में पढ़ पा रहे हैं कि कैसे हम 36 केल्विन के बाद सीधा 93 केल्विन पे सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर पाए। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि 1, 2, 3 सुपर कंडक्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये बेसिकली मॉडिफाइड पर्वोसाइड स्ट्रक्चर होता है। पर्वोसाइड क्या होता है, CaTiO3 को ही पर्वोसाइड कहते हैं। ठीक है, इसका मॉडिफाइड वर्जन होता है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि CaTiO3 कैसा दिखता है। यहाँ पे जो ब्लैक डॉट है ये है Ca, स्मॉल डॉट जो एज पे है वो Ti का है, और ऑक्सीजन जो है वो एज के कॉर्नर्स के सेंटर पे है। ठीक है, तो Ba+2 कॉर्नर है, क्यूब के कॉर्नर पे है, O-2 सेंटर है फेस ऑफ क्यूब के, और Ti+4 जो है वो ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है सेंटर में। ठीक है, अब यही साइड में अगर आप देखें तो ये हमारा इट्रियम का जो सुपर कंडक्टर है YbCuO का, उसका स्ट्रक्चर है जो कि 3 स्टेप्स में है। 3 perovskite अगर हम
एक के बाद एक के ऊपर एक जमा है तो हमें स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। तो सिमिलरली इन केस ऑफ YbCO, वन ऑफ द क्यूब एक्सिस इज ट्रिपल्ड। एक जो क्यूब है उसकी एक्सिस को 3 बार एक के ऊपर एक रखा गया है। अबो फिगर इंडिकेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ YbCO। ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ये YbCO को दिखाता है, जिसमें बेरियम और इथरियम जो है वो एक के बाद एक आते हैं, ठीक है। और ये ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है। कॉपर आयन जो है वो कॉर्नर है, क्यूब के कॉर्नर पे है, रखे गए हैं। वाई और बी जो है वो अल्टरनेट है सेंटर्स पे, है ना, एक के बाद एक अल्टरनेटली आते हैं। 9 पॉसिबल ऑक्सीजन साइट प्रेजेंट ड्यू टू ट्रिपलिंग क्यूब। अब क्योंकि 3 क्यूब है तो इसमें 9 ऑक्सीजन की साइट्स प्रेजेंट है। अच्छा, अब व्हाट मेक्स दिस स्ट्रक्चर स्पेशल इज कि इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो 9 ऑक्सीजन की साइट्स अवेलेबल है, ठीक है। और इन 9 ऑक्सीजन की साइट्स में से सिर्फ 8 ही ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। तो ये एक तरीके से ऑक्सीजन डेफिशिएंट भी है, पर इसे 8 ऑक्सीजन की ही जरूरत है कि ये पूरे चार्ज को क्या कर सके, बैलेंस कर सके अपने क्यूब के। तो अगर आप काउंट करेंगे इसमें ऑक्सीजन को तो आप देखेंगे कि यहाँ ये जो ओपन सर्कल्स है ना, ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हमें अगर न्यूट्रलाइज करना है ना, इसका अगर जो बैलेंस करना है इसके चार्ज को, तो हमें सिर्फ 8 ऑक्सीजन की जरूरत है। पर साइट्स हमारे पास 9 अवेलेबल है, ठीक है। तो इसीलिए एक तरीके से ऑक्सीजन डेफिशिएंट भी है। और ये जो एक साइट है यही रिस्पॉन्सिबल होती है इसकी सुपर कंडक्टिविटी के लिए। तो द कॉपर ऑक्सीजन प्लेन इज क्रिटिकल फॉर सुपर कंडक्टिविटी। तो अब ये जो कॉपर और ऑक्सीजन का प्लेन बनता है CuO2 का, यही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सुपर कंडक्टिविटी के लिए। द प्रिसाइज अरेंजमेंट ऑफ दिस एटम क्रिएट्स द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड फॉर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी इन YbCO। और ये जो अरेंजमेंट है कि 9 साइट्स अवेलेबल है, 8 साइट्स ही उसमें ऑक्सीजन की जरूरत है ना, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। तो इसके कारण क्या है, ये एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसके कारण ये हमें हाई टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी शो करे। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अगर BCS थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वर्क नहीं करता तो ये वर्क करता कैसे है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो है आर सिमिलर टू कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर इन दैट दे बोथ कंटेन कूपर पेयर्स। तो अब कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर्स और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स के बीच में एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो ये है कि इन दोनों के अंदर कूपर पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट बाइंड टुगेदर, ठीक है। और ये क्या होते हैं कूपर पेयर, जैसा कि हमने पढ़ा है कि दो इलेक्ट्रॉन जो कि अपोजिट स्पिन और अपोजिट मैग्नीट्यूड के होते हैं, वो अगर लैटिस वाइब्रेशन के कारण, फोनॉन इंटरेक्शन के कारण अगर बाइंड हो जाए तो कूपर पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। There are some key differences in how these pairs are formed। बस डिफरेंस ये है कि दोनों में सुपर कूपर पेयर्स तो बन रहे हैं, पर डिफरेंस है उनके फॉर्मेशन में कि ये किस प्रकार बन रहे हैं, ठीक है। तो in conventional superconductors the Cooper pairs have a total angular momentum of 0। तो हमने जैसा कि पढ़ा था कि कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर में जो कूपर पेयर्स होते हैं उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, वो एस वेव की सिमेट्री दिखाते हैं, ठीक है, एंड आर डिस्क्राइब बाय एस वेव सिमेट्री। दिस पेयर इज टिपिकली caused by the interaction between electron and vibration in material crystal lattice, ठीक है। और ये जो पेयर बनते हैं वो किसके कारण होता है, जो क्रिस्टल लैटिस में वाइब्रेशन होता है उसके कारण, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके कारण ये कूपर पेयर्स फॉर्म होते हैं। पर इन हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर द कूपर पेयर्स हैव अ नॉन जीरो एंगुलर मोमेंटम। पर जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स होते हैं इसमें जो कूपर पेयर्स बनते हैं उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो होता है, मतलब जीरो नहीं होता, ठीक है, एंड आर डिस्क्राइब्ड बाय डी वेव सिमेट्री। और इसे हम डी वेव सिमेट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। हम कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर में कूपर पेयर्स को एस वेव सिमेट्री से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डी वेव सिमेट्री से।
Mechanism behind this pairing is different. Instead of phonon interaction, the pairing is caused by antiferromagnetic spin fluctuation. तो अब यहाँ डिफरेंस यही आता है कि कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर्स में जो कूपर पेयर्स फॉर्म होते थे वो लैटिस वाइब्रेशन के कारण फॉर्म होते थे, ठीक है। पर हमारे जो हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स है इसमें जो कूपर पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं वो एंटी फेरोमैग्नेटिक स्पिन फ्लक्चुएशन के कारण फॉर्म हो रहे हैं। और इसे प्रपोज किया था कॉन एंड लूटनगर ने, ठीक है, who suggested that a weak attraction between electron could arise from the air repulsion, but only if the electron were kept from getting too close, which is what happens in d wave pairing. तो इन्होंने डी वेव पेयरिंग को ऐसे डिस्क्राइब किया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में एक वीक वीक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को एक डेफिनाइट डिस्टेंस पे रखे तो उनके अंदर जो रिपल्शन आएगा उसके कारण उन दोनों के बीच में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स भी जनरेट होगा, ठीक है, जिससे कि कूपर पेयर फॉर्म होते हैं और यही डी वेव पेयरिंग में भी होता है, ठीक है। फिर हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर इज मोस्ट इफिशिएंट इन टू डायमेंशनल मटेरियल लाइक क्यूप्रेट्स। और हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स जो होते हैं वो मोस्टली टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में ही इफिशिएंटली वर्क करते हैं, जैसे कि क्यूप्रेट्स हमने अभी पढ़ा कि जितने भी कॉपर के ऑक्साइड्स हैं वो हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू एप्लीकेशंस। सुपर कंडक्टिविटी की एप्लीकेशंस तो बहुत सारी है, जैसे कि मैग्नेट लेविटेशन, ठीक है। जैसा कि हमने वहां मिसनर इफेक्ट में पढ़ा था कि मैग्नेटिक लेविटेशन से हम मैगलेव ट्रेन्स बनाते हैं ना, मतलब हम सुपर कंडक्टर्स में से मैग्नेटिक फील्ड को पूरा एक्सपेल करते हैं और उसे फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो लेविटेट होती है अपनी कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे, ठीक है। और इनके बीच जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत निग्लेजिबल होता है, जिससे कि हम क्या बना सकते हैं, मैगलेव ट्रेन बना सकते हैं। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड मैग्नेट्स। अब हमें सुपर कंडक्टर्स जो है उससे हम हाई करंट पास कर सकते हैं किसी भी मटेरियल में, तो उससे क्या होगा, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक मोटर्स या मैग्नेट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा एनएमआर मशीन देखी होगी, तो एनएमआर मशीन में हम सुपर कंडक्टर्स का ही यूज करते हैं हाई मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकल इमेजिंग एमआरआई। तो अ प्रोटोटाइप एमआरआई बॉडी स्कैन वर्ल्ड बिल्ड विद टू कॉइल्स मेड फ्रॉम हाई टीसी वायर्स, ठीक है। एमआरआई मशीन जो है वो भी सुपर कंडक्टर पे ही वर्क करती है। फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 23.4 टेस्ला सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जो है क्लोज टू 25 टेस्ला, ठीक है, नीडेड फॉर 1 गीगाहर्ट्ज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आपको अगर 1 गीगाहर्ट्ज एनएमआर की स्पेक्ट्रोस्कोपी करना है तो आपको 24 टेस्ला का अप्रोक्सीमेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी पड़ेगी, और ये आप नॉर्मली तो नहीं कर सकते किसी भी कंडक्टर से, तो आपको सुपर कंडक्टर्स की नीड होगी और वो भी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की, क्योंकि आप अगर लिक्विड हीलियम का यूज करेंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी हर एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो high temperature superconducting cable can be used to supply more power to cities with more efficiency than conventional copper and aluminum cables। और लास्टली आता है स्क्विड्स, जो कि क्या होते हैं, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो क्वांटम लेवल पे वर्क करते हैं और चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक मिसकंसेप्शन है जो कि यह है कि अगर हम सुपर कंडक्टर यूज करें, है ना, तो हम लॉसलेस पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो सुपर कंडक्टर है जीरो रेजिस्टेंस, जैसा कि आपको पता है कि सुपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसलेस ट्रांसमिशन हो सकती है इसमें कि हम पावर को बिना पावर लॉस के उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर पाए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनफाइनाइट कंडक्टेंस जो है वो सिर्फ एक माइनर प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर्स की। जानते हैं क्यों? So the transition temperature of superconductors are small and cost of refrigerating to maintain electrical wire at such low temperature is prohibitive। मतलब कि ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है इन वायरों का वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रखने के लिए हमें उसे बहुत कॉस्ट देनी पड़ेगी वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। पर अगर ऐसा ही है तो सुपर कंडक्टर
कन्वेंशनल कंडक्टर से सुपीरियर क्यों है पावर ट्रांसमिशन में? तो उसका आंसर ये है कि इनकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है is to make superconductor superior are current carrying capacity। इनकी करंट कैरी करने की कैपेसिटी हमारे कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर से ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, कन्वेंशनल वायर कैरीज करंट डेंसिटी ऑफ ऑर्डर 10 टू द पावर 7 एंगस्ट्रॉम पर मीटर स्क्वायर, वाइल टाइप टू सुपरकंडक्टर, टाइप टू सुपरकंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनके दो क्रिटिकल फील्ड होते हैं, ठीक है, लाइक NP3SN कैन कैरी करंट डेंसिटी ऑफ 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम पर मीटर स्क्वायर विच कैन बी यूज टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आप उतने हाई पावर का अलग अलग यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए, या फिर कहीं हाई पावर डेंसिटी देने, करंट डेंसिटी प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी जो कि सुपर कंडक्टर्स की है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हमने टाइप्स पढ़े, प्रॉपर्टीज पढ़ी, है ना, हाई टेम्परेचर का सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा, वो वर्क कैसे करते हैं, उनमें कूपर पेयर कैसे फॉर्म होते हैं, डी वेव सिमेट्री क्या होती है, और लास्टली थ्योरी क्या है उसकी, है ना। ये सब हमने आज पढ़ा। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट डाउन बिलो जो आपको पसंद आया, और आपके डाउट्स बिल्कुल बताइए, है ना, वी विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।